नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और आज हमारे इस खास प्रोग्राम एक्सक्लूसिव मुलाकात में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डीजी जेल विभाग के श्री आनंद कुमार जी, और उनसे बात करेंगे, तमाम मसलों पर उनसे चर्चा करेंगे। 1988 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर हैं। सर, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, एनसीआरबी की जो वार्षिक जेल सांख्यिकी रिपोर्ट जारी होती है वो इस बार आई है और उसमें यूपी की जेलों को ज़्यादातर मामलों में प्रथम स्थान पर हैं। सबसे पहला कमेंट हम आपका जानना चाहेंगे एनसीआरबी की इस रिपोर्ट पर। देखिए, एनसीआरबी का जो डेटा 2021 का आया है वो पूरे जेल विभाग के लिए और उत्तर प्रदेश शासन के लिए बहुत ही संतोष का विषय है और बहुत ही सुखद स्थिति को दर्शाता है। मैं यहाँ आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहूँगा। आप अवगत होंगे कि यूपी में वर्ष 2021 में औसतन 1,17,789 बंदियों का औसत रहा है पूरे वर्ष में, जबकि पूरे देश में लगभग 5,54,000 बंदी बंद रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश की 74 ऑपरेशनल जेलों में 21% से ज़्यादा पूरे देश के बंदी व्यवस्थित रहे हैं और उनको हम लोगों ने लॉन्च करके उनका देखभाल किया है और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था की है। और संतोष का विषय ये है कि भारत सरकार की मंशा, माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा कि जेल सुधार गृह के रूप में काम करेंगे और राज्य सरकार की परिकल्पना कि जेलों को सुधार गृह के रूप में कार्य करते हुए नियम कानून से चलाएंगे और जेलों में कानून का राज कायम होगा। इस परिकल्पना के आधार पर या उस कसौटी पर हम खरे उतरे हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े इसलिए भी देना चाहूँगा जिससे आपको स्थिति स्पष्ट लगे। कौशल विकास के पूरे कार्यक्रम में जो जेलों में चलते हैं, उत्तर प्रदेश के 18.3% बंदी, यानी फिगर्स में परसेंटेज की बात करें तो 18.3 है और रियल टर्म्स में 7,190 हमारे बंदी जो हमारी जेलों में हैं उनको हमने कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से सशक्त बनाया है। और कौशल विकास के कार्यक्रम में जैसे कारपेंट्री है, आपके ट्रेड्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, फिनाइल बनाना है, या अन्य आपकी कढ़ाई बुनाई के कार्यक्रम है, जो वेरियस ट्रेड्स के कार्यक्रम कौशल विकास के चलते हैं। भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के सानिध्य से भी और हमारे जो स्टेट में भी जो कई एजेंसी काम कर रही हैं उनके सौजन्य से भी हमारे यहाँ चलता है। तो ये हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है कि उसमें प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। और कौशल विकास कार्यक्रम चलाने के लिए की प्रतिबद्धता माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में जब जेल अधिकारियों को संबोधित किया था डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में, तो ये कहा था कि एक सशक्त माध्यम है जिससे कि बंदियों की क्रिमिनलिटी कम होगी और बंदियों का रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन होगा। हमें खुशी इस बात की है कि पूरे देश में यूपी का प्रथम स्थान आया है। उसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि हायर एजुकेशन एक मापदंड होता है। जो आप क्लास 12 के आगे जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के जो पढ़ाई होती है उसको हायर एजुकेशन की परिधि में लाया जाता है और वहाँ भी उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 है। लगभग 5,000 के आसपास 4,101 बंदी हमारे जो है हायर एजुकेशन से उन्होंने अपने आप को सुसज्जित किया, सशक्त किया और इस ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में उन्होंने सक्सेसफुल रहे हैं। सर, बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है कि जेलों में रह कर के बंदी इस तरह की उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, वो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, वो अपनी स्किल डेवलपमेंट में वो आगे जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल सर उठता है कि क्षमता से दोगुने कैदी हैं उत्तर प्रदेश की जेलों में, तो कितना चुनौतीपूर्ण है। 75 जिले हैं, 75 जिला जेल हैं और वहाँ क्षमता से दोगुने कैदी हों तब इस तरह की उपलब्धि हासिल करना कितना चुनौतीपूर्ण है। देखिए, निश्चित तौर पे जो आपने बात कही मैं उसी को तयद करता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती को एक अवसर में हम लोगों ने तब्दील किया है। पूरे जेल विभाग ने बड़े मनोयोग के साथ, बहुत मेहनत के साथ ये मापदंड हासिल किए हैं और एनसीआरबी का डेटा हमारा एक रिपोर्ट कार्ड है जो जेलों की व्यवस्था पर एक, जिसको कहते हैं, एक टेलिंग कमेंट्री है और यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में सुशासन की व्यवस्था कायम है, कानून का राज कायम है। और मैं आगे आपको कुछ आंकड़े ऐसे भी देना चाहूँगा, जिस तरह जो अप्रिय घटनाएं जो होती हैं जेलों में, उसमें भी उत्तर प्रदेश में घटनाएं कम से कम है और इतने बड़ा राज्य होने के बावजूद 1,17,789 बंदियों के बावजूद भी हमारे यहाँ अननेचुरल डेथ हो या हमारे यहाँ जेल का पलायन हो या हमारे यहाँ जेल ब्रेक हो, जेल ब्रेक की एक भी घटना नहीं है
और हमारे यहाँ बलवा हो उसकी मात्र एक घटना पूरे 2021 में हुई है, जबकि हमसे कहीं छोटे राज्य जिनमें बंदी संख्या हमसे एक चौथाई या हमारा एक पाँचवां हिस्सा भी नहीं है, 10%, 20% जिनके बंदी क्षमता है, यानी कि 5,000, 10,000, 20,000 जहाँ बंदी है, वहाँ पर जो रेट ऑफ ये इस तरह के नेगेटिव इंडिकेटर्स हैं या पैरामीटर्स हैं वो कहीं हायर है। तो हमारे लिए संतोष का विषय ये है कि अप्रिय घटनाओं की संख्याओं में भी कमी है, और जो रेट है, जो बंदी के अनुपात में भी अगर आप देखें, एब्सोल्यूट भी देखें, उसमें भी कमी है, और रेट में तो बहुत ही कमी है। सर, उत्तर प्रदेश की जेलों में हम आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होता है उसके प्रयोग की बात करें तो उससे कितनी मदद मिल रही है, और अभी कुछ जेलों में कहा जा रहा है कि तमाम जगहों पर अभी सीसीटीवी वगैरह नहीं है, उन्हें भी अभी लगाया जाना बाकी है, क्या स्थिति है? देखिए, राज्य सरकार के आशीर्वाद से, राज्य सरकार की कृपा से उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य है जो सीसीटीवी सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग के माध्यम से हमारे करीब 3300 से 3700 कैमरा जो हैं 74 जेल में वो इंटीग्रेटेड हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रियल टाइम इंफॉर्मेशन या रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ पे होती है। साथ ही साथ हमारे हार्ड डिस्क में 1.5 महीने की मेमोरी है। तो यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई घटना होती है, आप रोल बैक करके उस घटना किन कारणों से हुई, कैसे हुई, एक पारदर्शी टाइप की व्यवस्था बनती है, और जो घटना जैसे जैसे घटित हुई है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में और ये देखने में कि कहाँ कमी रही है, किसकी कमी रही है और कौन इसके लिए उत्तरदायी हैं, ये सब करना बहुत पारदर्शी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से होने लगा है। और इसी का कारण है या इसी की परिणति है कि हमारी जेलों में सुशासन की व्यवस्था कायम हो सकी है। तो मैं ये कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो मॉनिटरिंग है वो हमारे यहाँ गेम चेंजर है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जेलों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी डिप्लॉयमेंट है। उदाहरण के तौर पे हमारी सारी जेलों पे पोल मेटल डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अगर अंदर आता है तो उसकी चेकिंग हो जाती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ड्रोन कैमरा हमारे हाई सिक्योरिटी जेल्स में लगे हुए हैं, ड्रोन कैमरा से भी हम सर्विलेंस करते हैं। तो सर, इसको कहा जा सकता है कि जो डिजिटल इंडिया का बेहतर प्रयोग उत्तर प्रदेश की जेलों में किया जा रहा है? निश्चित तौर पे देखिए, टेक्नोलॉजी आज की प्रासंगिक आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी आवश्यक है। टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर, लेकिन टेक्नोलॉजी कैन डेफिनेटली एनरिच मैन पावर। तो आगे हर तकनीक के पीछे आदमी तो है ही, लेकिन तकनीक से हमें दक्षता मिलती है, हमारी दक्षता बढ़ती है, हमारी प्रोफिशिएंसी बढ़ती है, और हम चीज़ों को पारदर्शी तरीके से बिना किसी बायस के चीज़ों को असेस कर पा रहे हैं, चीज़ों को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं, और जिससे कि हम समाधान भी उसी हिसाब से कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पे टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसका बहुत बड़ा रोल है, और जेलों में की व्यवस्था बनाने में ये बहुत ही कारगर साबित हुई है। सर, पिछले कुछ सालों के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की जेलों में जो कैदियों के गुटों में संघर्ष होता था, तमाम घटनाएं हो जाती थी, वो अब एक आध के बराबर रहेगी, ना के बराबर। तो इसे कैसे हैंडल करते हैं? आम आदमी जानना चाहता है। सर, ये बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पर इतने ज़्यादा कैदी हैं, वहाँ पर इसको आपने मैनेज किया है, कैसे मैनेज किया, कितना चुनौतीपूर्ण रहा है ये? देखिए, 2 आंकड़े मैं देता हूँ। पहली बात कि हमारे वर्ष 2021 में बंदी संख्या इतनी होने के बावजूद एक भी जेल ब्रेक की घटना नहीं है, कोई इंसिडेंट ऑफ जेल ब्रेक नहीं है। जबकि छोटे राज्यों में, महाराष्ट्र में या पंजाब में, इन सब राज्यों में 8 कहीं 10 इस तरह की घटनाएं हैं। हमारे प्रदेश में एक घटना नहीं है। अब आप आ जाइए, बंदियों के दंगे की बात कर लीजिए, या बंदियों का सामूहिक तरीके से जेल के स्टाफ के साथ मजामत की बात कर लीजिए, मात्र एक घटना हुई है वर्ष 2021 में, और वो चित्रकूट की एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। लेकिन उसके अलावा हमारी पूरी 74 जेलों में एक भी घटना नहीं हुई है। तो ये पूरा एक टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त हमारा मैन पावर जो है जेल का, हमारे अधिकारी कर्मचारी, उनका ये मोटिवेशनल लेवल है। शासन की परिकल्पना बिल्कुल साफ है कि जेलों में कानून का राज होगा। हमारे काम में किसी प्रकार का अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे बंदी रक्षक, जो हमारा लोअर स्ट्रेटा जो जेल वार्डर है, उस स्तर पर भी किसी प्रकार का कोई अनुचित दबाव नहीं है। अपने काम को सही तरीके से नियम कानून के तहत पालन करने को उसको हम एनकरेज करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी को सही अंजाम दे। यहाँ ये भी आवश्यक है कि हमारे जेलर हैं, हमारे अधीक्षक हैं, हमारे डिप्टी जेलर हैं, ये जो पूरा हमारा हायरार्की है वो प्रोटेक्टेड महसूस करे। उसके लिए भी हमें पुलिस से लगातार सहयोग मिलता है। हमारी कई जेलों में पीएसी का एस्टेब्लिशमेंट है।
हमारे जेलों में और भी आर्म्ड पुलिस का स्टाफ रहता है, जिला पुलिस अधीक्षक से प्रॉपर लाइजन रहता है, जिससे कि हमारे जेल के अधिकारी कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि जेल में 1-8% ऐसे अपराधी होते हैं जो कानून व्यवस्था को या व्यवस्था को धता बताकर चाहते हैं कि जेल अधिकारियों पर अपना वर्चस्व कायम करें, और वो डराते धमकाते भी हैं। ऐसे भी दृष्टांत आए हैं। लेकिन हमारे जेल अधिकारी कर्मचारी पूरे मनोयोग से इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, और हम लोग उनको जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होती है बोनाफाइड प्रोटेक्शन देते हैं, उनको सुरक्षित महसूस कराते हैं, उनके परिवारों को सुरक्षित महसूस कराते हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में आज कानून का राज है। सर, जहाँ तक मुझे खबर है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में आपने करीब 100 के करीब एनजीओज़ को भी मौका दिया है कि वो आएँ और कैदियों के साथ उनको काम सिखाएं, उनके कौशल विकास में भागीदारी करें, अपनी उपयोगिता दें। तो ये किस तरह से एनजीओ काम करते हैं वहाँ जेलों में जाकर के, और कैसे कैदियों का जो व्यवहार है, उनका कौशल विकास है या उनकी जो उपयोगिता है वो बदलें, कैदी से वो आम आदमी जब छूट के जेल से बाहर आएँ तो वो एक आम आदमी बन सके, इसके लिए किस तरह की काम चल रहा है? देखिए, हमारे जेलों पे 96 हमारी एनजीओज ऐसी हैं जो बंदियों के कौशल विकास से जुड़ी हुई हैं, सरकारी व्यवस्था के अतिरिक्त। ये सरकारी जो कौशल विकास के कार्यक्रम हैं उनको सुदृढ़ करती हैं और अपना भी योगदान देती हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ 52 ऐसी एजेंसीज एनजीओज काम कर रहे हैं जो केवल महिला और महिला के साथ जो बच्चे हैं उनके उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। आप अवगत हैं कि हमारे जेलों में जो महिला बंदी रहती हैं उनके साथ उनके 6 साल से उम्र के कम के बच्चे भी रहते हैं। ये आवश्यक है कि उनको एक प्रॉपर ग्राउंडिंग दी जाए, उनको बैकग्राउंड, जेल का बैकग्राउंड नहीं मिले, उनकी कोई गलती नहीं है। तो हम उनको चाहते हैं उनका बचपन एक नॉर्मल बचपन की तरह रहे, जिसमें कि वो खेल कूद सकें, उनको खाने पीने की सुविधा दी जाती है, क्रैश की फैसिलिटीज़ दी जाती है, और उनको प्राइवेट स्कूल्स तक में हम लोग पढ़ाने के लिए हम लोग जेल को हमें फंड मिलता है। यानी कि एक पूरा सामूहिक प्रयास रहता है कि बचपन, एक बच्चे का बचपन जो एक नॉर्मल बचपन है, उसको ये महसूस ना हो कि वो जेल में है, और हर तरीके से उसको सुविधा दी जाती है। तो एनजीओज एक सशक्त माध्यम है जो कि सरकारी व्यवस्था को सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करता है, और इसीलिए हमारे यहाँ इतने मैक्सिमम एनजीओज का चयन हम लोग क्रेडिबल माध्यम से करते हैं। एक कमेटी बनी हुई है जेल स्तर पे जो इनका चयन करती है, उनका बैकग्राउंड देखती है कि इनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है, इनकी फंडिंग सही सोर्सेज से है, और इनकी रेपुटेशन क्या है। इसके आधार पर अलग अलग फील्ड में, अलग जिस जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उनका चयन होता है, उसका अप्रूवल भी हमारे हेडक्वार्टर लेवल पे होता है। फिर वो एनजीओ जाके जेल में काम करते हैं और उनका लगातार आकलन होता है, और समय समय पर उन एनजीओज का हम लोग सम्मान करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व के दौरान उनको बुलाकर हम यहाँ सम्मानित भी करते हैं। सर, एक और थोड़ा मानवीय सवाल है कि जो छोटे छोटे अपराधों में कैदी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत गरीब घर से होते हैं, छोटी चोरी कर लिया, छोटा कोई अपराध कर लिया, अब वो जेलों में बंद हैं। उनको अगर सज़ा मिलती है कि आप ये जुर्माना जमा करके आप छूट जाएं, लेकिन उनके पास शायद पैसे नहीं होते हैं, तमाम जगह ऐसे मामले आए, तो उन कैदियों के लिए आपके प्रशासन की तरफ से क्या है इंतजाम है कि अगर इस तरह की कोई व्यवस्था है तो वो छूट सके, उसके लिए क्या देखिए, समय समय पर एनजीओज के माध्यम से हम लोग इसमें कवायद करते हैं, और जो भी राष्ट्रीय पर्व आते हैं उस दौरान ऐसे बंदियों को या उनकी फ़ाइन जमा एनजीओज के माध्यम से जमा करा के, या कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करके कि इनको निजी मुचलके पे छोड़ दिया जाए अगर उसका कोई जमानतदार नहीं मिल रहा है। इस तरह की हम लोग व्यवस्था कवायद हमेशा करते हैं, जिससे कि ऐसे बंदी जो निरीह हैं, जिनका कोई नहीं है और वो जमानत की धनराशि छोटी सी भी नहीं भर सकते हैं, उसकी पूर्ति हो सके। और हमारे लिए संतोष का विषय है कि ऐसी बंदियों की संख्या हमारे जेलों में बहुत कम है, क्योंकि लगातार ये एक ड्राइव के तौर पे हम लोग साल में कम से कम 3-4 ओकेजन्स ऐसे हैं जब इसको हम लोग चलाते हैं। सर, वीआईपीज जो होते हैं, जो कैदी होते हैं, जो पॉलिटिकल मामलों में आते हैं या फिर आचार संहिता उल्लंघन या इस तरह के मामलों में, उनका कई बार ये आरोप होता है कि जो मैनुअल के तहत सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलती हैं जेलों में, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे जेलों में कोई भी वीआईपी नहीं है। जेलों की कैटेगरी में बंदियों की कैटेगरी एक क्लास के तहत होती है, क्लास बना हुआ, सुपीरियर क्लास देने की एक व्यवस्था है, लेकिन वो सुपीरियर क्लास की व्यवस्था शासन के द्वारा दी जाती है और उसके लिए कई मापदंड हैं। तो ये जो कहना है कि वीआईपी जेल में है, हमारी जेलों में वीआईपी कोई नहीं है। जेल मैनुअल का, प्रिजन्स एक्ट का जो व्यवस्था है
उसी के तहत सबको हम सुविधा देते हैं। हाँ, अगर सुपीरियर क्लास कोई कन्विक्ट है या शासन ने जिसको दे रखा है, तो फिर उसको जो लिखा-पढ़ी में जो नियम कानून है उसके तहत जो सुविधा मुहैया की जाती है या माननीय न्यायालय कोई चीज़ कहता है, उसका हम पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन हमारे लिए हर बंदी बराबर है, उसको जेल के नियम कानून से ही चलना पड़ता है और यही हम लोग सुनिश्चित कराते हैं। मुजफ्फरनगर जिला जेल को सर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, ISO प्रमाण पत्र मिला है। क्या कहेंगे, कैसे संभव हुआ? कि निश्चित तौर पे हमारे मुजफ्फरनगर को सर कभी जाना जाता था बड़ा दंगों वाला जिला है, तो बिल्कुल आपने सही बात की। मैं मुजफ्फरनगर का SSP भी रहा हूँ, मुझे जानकारी है। मुजफ्फरनगर एक बहुत ही क्राइम प्रोन जिला रहा है हमेशा से, और क्राइम का रेट मुजफ्फरनगर का बहुत हाई रहा है। यूपी के अगर बाकी जिलों के अनुपात पे आप बात करें तो क्राइम रेट मुजफ्फरनगर का एक समय था जो बहुत हाई था, लेकिन अब वो चीज़ें बदल गई हैं। और जैसे जब समाज में बदलाव आया है तो जेलों पर भी उसका असर पड़ा है, क्योंकि जेल भी समाज का एक अंग है। समाज के ही व्यक्ति जेल में आते हैं, भले वो अपराध से लिप्त हों या अपराध किया हो या अपराध में फंस गए हों, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन उसी व्यवस्था के अनुपात से जेल चलती है। और जब इस तरह के सामाजिक या चारित्रिक या बौद्धिक विकास के कार्यक्रम जेल में चलते हैं तो एक आम बंदी में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है, और ये व्यवस्था की जा रही है, चाहे वो ISO सर्टिफिकेशन के माध्यम से हो या बंदी के चारित्रिक मानसिक विकास के लिए कार्यक्रम चलाने के माध्यम से हो, NGOs के माध्यम से हो, सरकारी तंत्र के माध्यम से हो। एक सामूहिक प्रयास किया जा रहा है कि उसको क्रिमिनलिटी से वीन ऑफ किया जाए, ताकि वो अब जेल की सजा काट के या जेल से बेल होने के बाद वो क्राइम में लिप्त नहीं हो, अपना व्यवसाय चलाए, अपने आप को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त कर पाए और बाहर जाकर किसी व्यवसाय में लिप्त हो, क्राइम ना करे। यही हमारा उद्देश्य रहता है। सर कुछ साल पहले अगर देखें तो जो बड़े गैंगबाज होते थे, बड़े बदमाश होते थे, वो जब जेलों में भी पहुंच जाते थे तो वहां से अपना सिंडिकेट चलाते रहते थे। लेकिन आज वो करीब करीब ख़त्म है। बड़े बदमाश भी अगर जेल में हैं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनका चल नहीं रहा है। ये कैसे हासिल किया आपने? देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है। ये जेलों में कानून का राज कायम होने की व्यवस्था फ्रॉम द टॉप फ्लो करती है। हम लोग इस समय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि जेलों का संचालन कानून के हिसाब से ही होगा। और मैंने पहले आपसे कहा कि किसी प्रकार का अनुचित दबाव किसी बंदी के लिए हम पर नहीं है, और यही कारण है कि हमारे जेल अधिकारी कर्मचारी बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के, बिना किसी दबाव के अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। और जब दबाव नहीं होता है तो फिर कानून का पालन होता है। कानून का अगर पालन होता है तो बंदियों के लिए एक ही व्यवस्था होती है, कोई VIP नहीं होता, कोई स्पेशल नहीं होता, सबके लिए एक व्यवस्था है। और जब व्यवस्था एक सबके लिए एक होती है तो अपने आप जेलों में सुशासन की व्यवस्था कायम होती है। और आज यही शासन की मंशा के अनुरूप जेल आज सुशासन का एक, मैं कहूँगा, ज्वलंत उदाहरण बन गई है उत्तर प्रदेश की जेलें। सर, खाने को लेकर पहले तमाम सवाल खड़े होते थे कि जेलों में खाना बहुत ख़राब मिलता है, लेकिन अब एक हमारे पास रिकॉर्ड है कि FSSAI का जो प्रमाण पत्र है वो फर्रुखाबाद जेल को मिला है, जहां पर तमाम सवाल पहले खड़े होते थे। तो ये बदलाव कैसे आया? देखिए, आज आप जिसकी बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद जेल की, आज ये कौतूहल का विषय बन गया है। क्यों बना है? क्योंकि ये बात सामने आई है। जेलों की पाकशाला का कभी आप निरीक्षण करेंगे, आपको मौका लगेगा कभी जाने का, तो आप देखेंगे कि हमारे करीब करीब सभी जेलों में लेटेस्ट उपकरण लगे हुए हैं। रोटी मेकर हो, नीडिंग मशीन हो, वेजिटेबल पीलर हो, या इस तरह की चीज़ आपको लगेगा जैसे किसी होटल के आप किचन में आ गए हैं पाकशाला में। बंदी वहाँ पर फेस मास्क लगाते हैं, हेड मास्क लगाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, सैनिटेशन की कंडीशंस को हम प्रोटेक्ट करते हैं। लगातार चावल की मात्रा, आटा की मात्रा, आपके दाल में की मात्रा, और हमारे जो गल्ला गोदाम में चीज़ें रहती हैं उसके लगातार चेकिंग होती है। जो खाने की व्यवस्था है उसका ऑडिट होता है। और ये हम लोग FSSAI की सर्टिफिकेट जो जिला फतेहगढ़ को मिला है वो इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। अभी आप देखेंगे कई और जेलों को भी ये मिलेगा, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था कई और जेलों में है जहाँ पे FSSAI अभी पहुँची नहीं है। जब बाकी जगह FSSAI को हम पहुँचाएंगे, वो जाके व्यवस्था देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश की अधिकांश जेलों को ये प्रमाण पत्र मिलेगा। और मेरा ये दावा है कि हमारी जेलों के खाने पीने की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन है। एक और द्योतक है जिससे मैं अपनी बात आपको स्पष्ट करूंगा। ज़्यादातर जेलों में अगर बंदी विद्रोह की घटना जो सामने आती है वो खाने की गुणवत्ता को लेकर ही आती है।
ये आप इससे सहमत होंगे। तमाम जहाँ भी आप देखेंगे पूरे देश में जहाँ बंदी विद्रोह हुआ वो एक ही कारण से होता है, या तो प्रताड़ना से होता है या खाने की व्यवस्था खराब होने से होता है। ये द वेरी फैक्ट कि उत्तर प्रदेश की जेलों में बंदी विद्रोह की घटना नगण्य है, वो अपने आप इस बात का प्रमाण है कि हमारे जेलों में खाने की व्यवस्था भी ठीक है, प्रताड़ना भी नहीं दी जाती है और बंदियों का उत्थान के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। एक और उदाहरण मैं आप कह लूँ, कोरोना आपने देखा होगा, कोरोना वर्ष 2020 मार्च से आया और वर्ष 2020 से अब 2022 में आते आते घट गया, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन करीब करीब 2 साल पूरा कोरोना काल से पूरा देश क्या पूरी दुनिया ग्रसित रही। उत्तर प्रदेश के जेलों में भी कोरोना का वो आया, प्रभाव आया, लेकिन हमारे यहाँ बंदियों की डेथ नगण्य के बराबर हुई। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने व्यवस्था को सुनिश्चित किया, बंदियों का फिर से ध्यान रखा। आप जानते हैं कि जेलों में 30 लाख से अधिक मास्क बनाए गए, हमने बंदियों को प्रिवेंटिव डोज लगवाया, बंदियों के सारा टीकाकरण हुआ, बंदियों के खान पान का ध्यान रखा। सर, आपने एक व्यवस्था शुरू की थी कि जेलों में गायत्री मंत्र का वहाँ पर उच्चारण होना चाहिए, वहाँ व्यवस्थाएं, तो इसके पीछे की मंशा क्या है और अब वो कैसे चल रहा है? क्या पूरे उत्तर प्रदेश में उसे लागू किया आपने? देखिए, हमारे यहाँ जेलों में अभी जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, गायत्री मंत्र का उन्होंने कहा कि हर जेलों में इसका उच्चारण होना चाहिए और बंदियों को इस बारे में बताना चाहिए, जिससे कि बंदियों का एक मानसिक परिवर्तन हो सके। तो हमारे जेलों में एक आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रम जेलों में हमेशा चलते आए हैं और हमारे जेल रेडियो के माध्यम से भी इन भजनों का संचालन होता है। तो योगा, ध्यान, गायत्री मंत्र का जाप या अन्य जो भी जिसकी धार्मिक जो भी भावना है उसके अनुरूप कोई ना कोई कार्य होता रहता है। और हमारे कई ऐसे एनजीओज हैं जो बंदियों के मानसिक, चारित्रिक और एक ओवरऑल एक कैरेक्टर का ओवरऑल करने के लिए लगे रहते हैं। तो उससे बंदियों में एक तो क्या होता है कि एक तरीके से एंग्जाइटी लेवल कम होता है, उनका डिप्रेशन कम होता है और साथ ही साथ उनमें सुधरने की एक कवायद दिखाई देने लगती है, क्योंकि हर बंदी जो आता है वो क्रिमिनल नहीं है। हो सकता है कोई घटना हो गई हो अचानक से और वो सुधरने का प्रयास कर रहा हो, पश्चाताप कर रहा हो, अगर उसको सही माध्यम मिल जाता है या सही तरीका गायत्री मंत्र के जाप से या अन्य किसी और सशक्त माध्यम से मिल जाता है तो वो अपने आप को बदल देता है। और वो बदलना ही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़ा साफ कहा था कि जेलों को सुधार गृह के रूप में काम करना, जेल कोई प्रताड़ना देने का घर नहीं है, जेल सुधार गृह के रूप में काम करे और उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारा पूरा तंत्र जुड़ा हुआ है। सर, अभी क्या स्थिति है? अभी उत्तर प्रदेश में कोविड काल करीब करीब खत्म हो गया है, तो अब जो बंदियों से मुलाकात करने आते हैं उनके परिजन, तो अभी क्या व्यवस्था चल रही है? उनको किस तरह की सुविधाएं, किस तरह से वो मिल सकते हैं? क्या सामग्री पहुंचा सकते हैं अपने परिवार वालों के पास? देखिए, हर चीज़ में हम लोग व्यवस्था को धीरे धीरे खोल रहे हैं। पूरी तरीके से चीज़ें अभी नॉर्मल हम लोग ने इसलिए नहीं की है कि अगर जो मुलाकात अगर पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा, रेगुलेट नहीं किया जाएगा, तो अभी भी चांस है, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये बंदियों की सुविधाओं में हम लोगों ने कमी नहीं की है। मुलाकात हो रही है, कम संख्या में हो रही है, कम व्यक्ति आ रहे हैं, मुलाकात तो हो रही है, लेकिन जैसे पहले 3-4 लोग आ जाते थे उनकी संख्या रेस्ट्रिक्ट की गई है। मुलाकात का फिर हम लोग प्रयास ये करते हैं कि जो आए वो मास्क पहना हुआ हो, वो सैनिटाइज़र अपने युक्त करे अपने आप को, कोई फीवर आदि जो है नहीं हो उसको, इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन रखा है, क्योंकि बंदी के स्वास्थ्य का सवाल है। तो वो भी हमें देखना, और बंदी इस बात से सजग है, बंदी कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है। मुलाकात की व्यवस्था धीरे धीरे नॉर्मल की ओर जा रही है और अभी जो थोड़ा रेगुलेटेड है उसको भी कुछ दिन में हम लोग, कोरोना जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। अब जेल मैनुअल के तहत व्यवस्था जो जेल प्रबंधन हो और अधिक बेहतर हो, भविष्य में अभी क्या प्लानिंग चल रही है सर? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी उत्तर प्रदेश में नया जेल मैनुअल आ गया है और वो अभी गजट नोटिफिकेशन होना बाकी है, कैबिनेट का अप्रूवल हो गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। नए जेल मैनुअल में आज की डेट में जो प्रासंगिक आवश्यकता है उसको समाहित किया गया है, और जो पुरानी जेल मैनुअल जो अंग्रेज़ों के समय में बनी हुई थी, 1941 की जेल मैनुअल थी ये जो लास्ट बनी थी, उसमें अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से बनाया था। तो कई ऐसी चीज़ें थीं जो ऑब्सोलीट हो गई, जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है। उस समय सुपीरियर क्लास यूरोपियन उनके लिए, इनमेट्स के लिए अलग था और इंडियंस के लिए अलग थी, वो सब चीज़ें हटा दी गई हैं। आज जो चीज़ प्रासंगिक है वो चाहे वो कौशल विकास से रिलेटेड हो, बंदियों के स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, बंदियों की सुख सुविधा से रिलेटेड हो, बंदी की धार्मिक भावनाओं से रिलेटेड हो,
बंदियों की मुलाकात से रिलेटेड हो, वो सब चीज़ें, क्योंकि आज बंदी हमारे अपने हैं। हम इस समय ब्रिटिश शासनकाल में नहीं है, हम भारत आज़ाद हो चुका है और हमारे बंदी हमारे सिटीजन भी हैं। तो उनके चारित्रिक और उनके रिफॉर्मेशन की तरफ, रिहैबिलिटेशन के दृष्टिकोण से जेल मैनुअल के प्रावधानों को समाहित किया गया है और एक जिसको कहते हैं कि एक प्रोएक्टिव तरीके से एक रिफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जेल मैनुअल का रिवीजन हुआ है। सर, आखिरी सवाल है मेरा इस इंटरव्यू का। बड़ी उपलब्धि हासिल की है उत्तर प्रदेश आपके विभाग ने, जेल कारागार विभाग ने। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो तमाम बंदी हैं उनके परिजनों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को? मैं आपके माध्यम से बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अगर जेल में कोई व्यक्ति या बंदी आ गया है तो उनके बंदी के परिजन को हतोत्साहित होना या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी बंदी के साथ किसी प्रकार का दुराचार, प्रताड़ना आदि नहीं करते हैं। नियम कानून का पालन हमारे यहाँ होता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जेल में आ गया है तो उसके साथ तो वो तो जिंदा वापस नहीं आएगा, इस तरह की जो परिकल्पना खत्म हो चुकी है। जेल में व्यक्ति जो बंदी आता है उसको हम एक नॉर्मल आदमी की तरह रूल नियम कानून में रखते हैं, उसके खान पान का ध्यान रखते हैं, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उसकी मुलाकात का ध्यान रखते हैं और एक वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है, वो भले बंदी हो लेकिन हमारे लिए वो जुडिशियल कस्टडी में है और हमारा ये दायित्व है कि हम उसके वेलबींग को सुनिश्चित करें, क्योंकि कोर्ट से हमें उसकी कस्टडी मिली हुई है, लिहाजा हमारा दायित्व रहेगा उसके प्रति। हाँ, हम उसको नियम कानून में रखेंगे, ये उसको फ्रीडम नहीं देंगे कि वो रूल्स को, नियम कानून का उल्लंघन करे और जेल में रह जाए। दूसरी बात जेल में आकर के कोई दादागिरी या इस तरह की चीज़, अनुचित लाभ लेने का प्रयास करेगा तो उसको भी हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो नियम कानून से बंदी रहता है उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता रहेगी। हम ये चाहेंगे कि उसका उत्थान हो, अगर वो कानून गलती से फंस गया है तो न्यायिक माध्यम से उसको रिलीफ पहुंचे और जो भी उसको अनुमन्य सुविधा है, चाहे वो लीगल हो, चाहे उसके ह्यूमन राइट्स की सुविधा हो, चाहे उसके मेडिकल हेल्थ से संबंधित सूचना हो, ये सब चीज़ों का प्रोटेक्शन, संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेवारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। आप थे आनंद कुमार जी, उत्तर प्रदेश जेल एवं कारागार विभाग के डीजी, 1988 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर। उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और उत्तर प्रदेश यानी देश भर के तमाम राज्यों की जेलों की तुलना में उत्तर प्रदेश की जेलों में जो व्यवस्था प्रबंधन है वो कितना बेहतर हुआ है, इस पर उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और जानकारी दी। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ नए प्रोग्राम में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।